एक मित्र ने लिखा है, कल मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी, जिसमें एक गेस्ट प्लेयर के रूप में स्पोर्ट्स की दुनिया के 3 दिग्गज आए थे, दुती चंद, हिमा दास एंड वीरेंद्र सहवाग। बातचीत के दौरान पता चला कि दुती चंद को 2014 में कॉमनवेल्थ में ड्रॉप किया गया, उन्हें भाग नहीं लेने दिया गया क्योंकि मेडिकल चेकअप में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ निकला। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो स्त्रियों में भी होता है, पर उसकी मात्रा पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। अब दुती के केस में ये मात्रा स्त्रियों की नॉर्मल रेंज से कुछ बढ़ी हुई निकली, इसलिए उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर फाइट किया और विजयी हुई। उनके इन एफर्ट से वो नियम हटाया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं लाभान्वित हुईं। इस दौरान उन्हें बहुत तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसमें उन्हें पुरुष होने की बात और तरह तरह की अनकंफर्टेबल और डेरोगेटरी स्थितियों का सामना करना पड़ा। दुती लकी थी कि वो उस मानसिक प्रताड़ना से निकल सकें। मेरा कहना है कि जब भी हम अपने मेडिकल पैरामीटर्स चेक कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल कहाँ होता है, कहीं कुछ बढ़ा होता है, कहीं कुछ ऐसी स्थिति में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा भी हो तो आश्चर्य क्या है। उसके बेसिस पर भेदभाव भी स्त्रियों के प्रति एक साजिश ही लगती है। इस तरह की असंवेदनशीलता आज के डेवलप्ड समाज की है तो औरों की क्या कही जाए। ये केवल स्त्रियों के प्रति ही नहीं, बहुत सारे नियम केवल सतही जानकारी के स्तर पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है और एक व्यक्ति के पास इतना साधन भी नहीं होता कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। कृपया इस पर कुछ कहें। पैरामीटर्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव। जो भी पैरामीटर समाज तय करता है वो एक तरह के डिसेप्शन में हमको डालते हैं, इवन वो मेडिकल पैरामीटर से क्यों ना हो। व्यक्ति को अपनी अंतः प्रेरणा से और अपनी अंतर चेतना से चलने का साहस नहीं रह गया है और व्यक्ति जीवन में कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता। अगर मेडिकल पैरामीटर्स की ही बात करें तो आए दिन हम लोग इन बातों से रूबरू होते रहते हैं कि कई पैरामीटर्स में बड़ा घालमेल होता है। कई सारी जो फार्मास्यूटिकल लॉबीज हैं वो बहुत सारी चीज़ें तय कर देती हैं और व्यक्ति उसमें झूलता रह जाता है, चाहे वो डायबिटीज़ का पैरामीटर हो, ब्लड प्रेशर का पैरामीटर हो और तमाम तरह के पैरामीटर्स। क्या व्यक्ति को अपने भीतर से ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो स्वस्थ है या नहीं है? ये मोटी मोटी बातों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ गंभीर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकती है, और फिर अगर हम लैब टेस्ट और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें भी मैनिपुलेशन की बात आए दिन सामने आती है। तो हम किस बात में कितना यकीन करें? कई बार तो ये बड़ा नेक्सस हो जाता है, कंस्पिरेसी हो जाती है कि पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स को ऊपर नीचे कर दीजिए, डॉक्टर तो अपना किए बैठा ही हुआ है, और कुल मिलाकर व्यक्ति बिल्कुल उसमें डोलता रह जाता है। ऐसे में करे क्या व्यक्ति? अब मेरा फार्मूला तो बड़ा सिंपल है, लेकिन वो लोग अप्लाई कर पाएं तो ये उनके ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। जिंदगी बेशकीमती है बेशक, लेकिन एक एटीट्यूड ये भी होना चाहिए, अगर मर भी गए तो क्या, कौन सी आफत आ जानी, मर गए तो मर गए। अगर हम ये सोच लें एक बार तो फिर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हमारा पॉसिबल नहीं। एक्सप्लॉयटेशन किसी भी लेवल का हो, मेडिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, फैमिली, इकोनॉमिकल, किसी भी लेवल का एक्सप्लॉयटेशन हो, उसके पीछे यही है खत्म हो जाने का भय। हम खत्म हो जाने से डरते हैं, जबकि इतनी आसानी से कुछ खत्म नहीं होता। जो है
सो है। जब तक जिसको रहना है रहेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। अगर हम मेडिकल की ही बात करें तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप रहें इसकी तो कोई गारंटी नहीं, और सब कुछ गड़बड़ हो उसके बाद भी आप चलते चले जाएं, ऐसे आपको सैकड़ों केस आए दिन देखने को मिल जाएंगे। मेडिकल रिसर्चेज भी इस बात पर चलती हैं कि कोई केस क्यों ठीक हो जाता है और कोई केस क्यों ठीक नहीं होता। आजकल इस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, सारा ट्रीटमेंट ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति सारे अनुमान, आकलन, एजम्पशन के बावजूद नहीं बचता, और किसी में डॉक्टर्स को भी लगता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, सब गड़बड़ है, और फिर भी वो बच जाता है। तो क्या चीज़ है जो बचाती है और क्या चीज़ है जो नहीं बचाती है, इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें तो मेल और फीमेल इसमें दोनों अलग नहीं हैं। स्त्रियों के लिए थोड़ी परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं समाज में, पुरुषों के लिए भी हैं, सबके लिए हैं। अगर हम वहाँ से हटें, जैसा कि प्रश्न में बात ओवरऑल पूछी है, मैं समझता हूँ मेडिकल इशू में बहुत नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि वो एक अलग विषय है। हालांकि उस पर भी मेरा यही कहना है कि साहस से चलिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, अपने आप को फील करिए। अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करिए, किसने रोका है। मैंने तो कई डॉक्टर्स के पास जाते हुए ऐसे अपने मित्रों को देखा है, अच्छे भले जा रहे हैं वहाँ पर, गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से स्टेयर्स चढ़ के गए हुए हैं। जब डॉक्टर बैठ कर सामने कुछ उनको बता देता है, उसके बाद वो दीवार पकड़ के उतरते हैं, उसके बाद वो ड्राइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर कहता है तुमने ड्राइव कैसे किया, तुम यहाँ तक आ कैसे गए। अरे भाई आ तो गया ना वो। कई को देखकर तो डॉक्टर कहते तुम बस चल कैसे रहे हो। अब कैसे का क्या सवाल है, चल रहा है वो। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो ऐसे चल रहा है तो आगे भी वैसे क्यों नहीं चल सकता। हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि हम साइकोसोमैटिक बीइंग हैं। हमारी साइक का हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी का हमारी साइक पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो कोई बड़ा फिक्स्ड फार्मूला नहीं बन सकता। तो इसमें बेहतर है कि थोड़ा साहस रखें, खुद फील करें अच्छा और बुरा, और उसके हिसाब से चलें। अब अगर अमिताभ बच्चन का ये जिक्र किया जो प्रोग्राम है, उसी में एक उदाहरण उसका ही मुझे याद है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो कभी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, ड्राइव नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ भूल जाओ। तो उसने कहा मैं रात में जब लेटा था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे कैसे, और फिर ये जीना भी कोई जीना है कि अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो जीने का क्या मतलब है। तो उसने कहा उस रात सब ट्यूब्स और सब मेरे लगे हुए थे, मैंने 4 कदम चलने की कोशिश की बिस्तर से उतर कर। जो डॉक्टर्स ने कहा था अभी तो तुमको पैर रखना ही नहीं है और आगे भी चल पाओगे इसकी उम्मीद नहीं। तकलीफ हुई, लेकिन फिर उस दिन मुझे लग गया कि नहीं मैं चल सकता हूँ। फिर आज तो हम लोग देखते ही हैं पूरी तरह एक्टिव है। क्या हमको डॉक्टर की बात पूरी तरह मान ही लेनी चाहिए? जो जरूरी है उतना मानिए, और कुछ अपने कॉन्फिडेंस से भी चलिए। यानी विवेक नाम की एक चीज होती है, उस विवेक का उपयोग करते हुए चलिए। अविवेकी मत बनिए। ऐसा मत करिए कि नॉर्म फॉलो करने का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करिए, छत से कूद जाइए, कहिए कि ठीक है, फिर क्या नॉर्म फॉलो करना, हम छत से कूद जाते हैं। अब कूदने से कोई रोकता तो नहीं है आपको, लेकिन इसको मूर्खता की कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन जिंदगी में फाइट करने की चीज़, आगे बढ़ने की चीज़, इन सब पर तो हम काम कर सकते हैं बेशक, सारे पैरामीटर्स को भूल कर। लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं, इसको हम अगर ध्यान देखें, ये आज की एक सिचुएशन नहीं है मेडिकल, इसमें रिलीजियस मसला है, पॉलिटिकल मसला है, सोशियोलॉजिकल मसला है। हर रिलीजन उठाकर देखें, जो भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उसने किया क्या है आज तक, व्यक्ति को पैरामीटर्स में ढालने की कोशिश। उनके अपने नॉर्म हैं, तुम ऐसे ऐसे जीते हो तो तुम धार्मिक हो, ऐसे ऐसे नहीं जीते हो तो तुम अधार्मिक हो, तुम ऐसे ऐसे जीते हो तो तुम पुण्यात्मा हो, और ऐसे ऐसे जीते हो तो तुम पापी हो।
और कोई एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इसमें शामिल नहीं, सारे के सारे, क्योंकि काम तो सबको वही करना है। ब्रांड बदलता है, ये केवल ऐसा ही है जैसे कि रिलीजन का नाम बदलेंगे तो बस केवल ब्रांड का नाम बदलेगा। कंटेंट, कंस्पिरेसी, कंटेमिनेशन, कंफ्यूजन, केओस सब बराबर का है। सारे के भीतर वो एक ही जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। जब तक व्यक्ति उन साजिशों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा कि कौन सा पैरामीटर मुझको बताएगा कि मुझको अच्छा इंसान होने के लिए ऐसा ही होना चाहिए, मुझको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझको ऐसे बाल, ऐसे दाढ़ी रखनी चाहिए, मुझको ये रिचुअल करना चाहिए, कौन बताएगा मुझको? अगर हम उस पर रेबल करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। शुरुआती दौर से अपने इवोल्यूशन में जो मनुष्य है वो इन संगठित धर्मों का शिकार होता चला गया। तो पहला विद्रोह तो वहाँ पर उठना चाहिए। जब हम वहाँ पर विद्रोह कर पाएँ, विद्रोह का मतलब सिर फोड़ना भी नहीं है, कम से कम हमको बात समझ में आनी जरूरी है। कभी कभी बात समझ में आ जाए और भले आप वो सब करते चले जाएं, क्योंकि कई बार लड़ाई लड़ना भी फिजूल का काम होता है। कई बार आप ऐसे नेक्सस में उलझे होते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर आप अगर लड़ाई लड़ना शुरू करें तो आप उनको तो सुधार सकते नहीं, आप उलझते चले जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन आपको कम से कम समझ में तो बात आए कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान होना है, एक इवॉल्व बीइंग होना है, तो उसका पैरामीटर कौन तय करेगा? उसके लिए हमको विवेक पैदा करना होगा। ये ऐसी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसीज हैं, षड्यंत्र हैं, जिनके प्रति जब तक इंसान जागरूक नहीं होगा वो तमाम चीज़ों के पकड़ में आता रहेगा। और सबका एक ही तरीका है, भय में डालना। पॉलिटिकल लोग एक किस्म के भय में डालकर हमारे लिए पैरामीटर्स बनाएंगे, समाज एक तरह के और धर्म एक तरह के, और फिर इससे मेडिकल वगैरह वगैरह सब अछूता कहाँ रहेगा? वो भी तो भय ही डालता है कि तुमको ऐसे ऐसे जीना है तो ये फॉलो करो। तो पहली चीज अगर इसमें फंडामेंटली देखें तो हमको भयमुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और भयमुक्त होने के लिए मेरा बिल्कुल बेसिक फार्मूला है डेथ के फियर से फ्री होना, क्योंकि हर फियर उस फंडामेंटल डेथ के फियर से ही निकलता है। और डेथ के फियर से फ्री होने के लिए इतनी आसान सी समझ है, भारतीय दर्शन ने इस पर हमेशा काम किया अपने अपने ढंग से। भारतीय दर्शन कहता है कि मृत्यु हर व्यक्ति की तय है, और कमोबेश अलग अलग ढंग से देखा जाए इस बात को और रिलीजन्स ने भी कहा, लेकिन कई बार अच्छी बातें भी कहीं कह दी गई होती है और उसके पीछे पीछे तमाम मिलावट भी चली जाती है। अगर हम इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह मान लें कि भाई जब मरना होगा तो मरेंगे ही, अगले मोमेंट में मरेंगे, क्या इससे हम कुछ कर नहीं सकते ना? उसमें हम अपनी सांसों को पंप करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, चल नहीं बंद हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। इतनी छोटी सी बात अगर हम अपने दिमाग में डाल लें और बिठा लें कि हम क्या कर सकते हैं अपनी सांसों को चलने, हमने उसमें कुछ इन्वेस्ट तो किया नहीं है, क्या करेंगे? कौन सा इनहेलर लाएं, कौन सी डिवाइस लाएंगे कि सांसों को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देंगे? नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बंद होनी होंगी अगले मोमेंट में बंद हो जाएंगे, हु केयर्स। ये बात अगर बिठा लें तो हम धीरे धीरे भयमुक्त होंगे। फिर ये चीज छोटी नहीं, ये हर चीज पर फैलेगी। धीरे धीरे आप जब इसको लेकर आगे चलेंगे, ये फिर हमारे मान अपमान हर चीज पर फैलेगी। व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी से जो डरता है, मेरी इज्जत, आइडेंटिटी, वो भी हमारे एलिमिनेट होने के फियर से ही जुड़ी हुई है, वही आइडेंटिटी क्राइसिस बनती।
एक व्यक्ति अगर ये देख ले कि हमारा होना एक फिक्शन है, एक कहानी है, स्टोरी है, और एक होना है जो एक्चुअल है, कॉस्मिक है, एग्जिस्टेंशियल है, जिस पर कोई भी स्टोरी नहीं है, और जिस हमारे होने पर कोई स्टोरी नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, वो तो इटर्नल है। सबने उसी को इटर्नल कहा है, शाश्वत कहा है, वो तो मिटता नहीं। लेकिन जो स्टोरी बेस्ड है, फिक्शन बेस्ड है, वो तो मिटेगा। तो ये जो मान अपमान है, ये इज्जत और बेइज्जत का सारा इशू है, ये किस पर घटता है? उस इटर्नल पर या उस ट्रांजिएंट पर? तो ट्रांजिएंट पे घटता है, उसकी भी क्या परवाह करनी। तमाम लोग तो पूरी जिंदगी इसी में खराब कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इवन अगर हेल्थ के पॉइंट कोई लेकर चले तो उसमें भी कई लोग हेल्दी इसलिए नहीं रहते कि उनको हेल्दी रहने में अच्छा लगता है, उनको दूसरों को, अपने को हेल्दी प्रूफ करना है, इसलिए वो हेल्दी रहने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। घर वालों को प्रूफ करना है कि हम हेल्दी हैं, समाज को प्रूफ करना है हेल्दी, और फिर हेल्थ के अपने नॉर्म हैं। आपका फिगर इतने इतने पैरामीटर में होना चाहिए, आपका फैट इतने इतने पैरामीटर में होना चाहिए। अब सारे पैरामीटर हेल्दी होने के भी हमारे पास डाल दिए गए हैं। तो हम अपने लिए ना होकर दूसरे के लिए, अगर आप अपनी बॉडी माइंड से कंफर्टेबल हैं, आप एंजॉय करते हैं अपने आप को, खुश रहिए। तो हेल्दी होना भी अपने लिए। कई लोग तो खुश भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। यानी मुस्कुराना भी उनको अपने लिए नहीं है। अब आप बैठे हैं, आप स्माइल करने को एक स्माइलिंग अपीयरेंस होते हैं, आप हैं कंटेंटेड हैं, लेकिन नहीं, लोग हमको उदास ना समझें इसलिए हमको स्माइल करना है। तो हम लोगों के सामने जब जाएंगे तो स्माइल करना चाहिए, वही पैरामीटर है खुश होने का। अब कोई व्यक्ति नहीं मुस्कुराता है तो वो भी खुश हो सकता है, ये भी एक क्राइटेरिया है। या कुछ लोग लगे कुछ हंसता नहीं है तो वो उसके ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होगी। तो कई लोग हैं जो नहीं हंसते हैं खुलकर लेकिन खुश होते हैं। पॉइंट ये, आप अपने भीतर लौटिए, अपने अनुसार जीने की कोशिश करिए, अपने ढंग से उसको बदलिए, तो ये सब चीज़ फैलती चली जाएगी। आप एक चीज़ को उठाएंगे तो हर चीज़ पर फैलेगी, सफलता असफलता हर चीज़ पर। एक ही चीज़ है जो चलती चली जा रही है। तो जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको एक बार एनालाइज करें, समझें, देखें, और कभी कभी मैं कहूँगा उनको तोड़ कर देखें, उनसे हट कर जी कर देखें, चाहे वो हमको किसी ने भी दिए हों, और फिर देखें हमारे जीवन में क्या अंतर पड़ता है। एक बार अगर करने का साहस हम जुटाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम फिर रीएडजस्ट कर सकते हैं। और हमारा बॉडी माइंड एक मशीन है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी कभी भी रीएडजस्ट किया जा सकता है। इंसान के अपने ढंग बदल जाएंगे जीने के, तो मैं समझता हूँ हमारे बॉडी माइंड के भी तमाम पैरामीटर बदलेंगे। उनको बदलना पड़ेगा, वो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। तो लोगों के जीने का ढंग क्या होगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन पहला इशू है, अपने सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर में झांकें, रिलीजियस स्ट्रक्चर में झांकें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में झांकें, और अपने फैमिली के स्ट्रक्चर में। ये सब एक्सप्लॉयटेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, और इन इंस्टीट्यूट्स को जब एक बार समझ लेंगे और उनकी साजिशों में नहीं पड़ेंगे, फिर आप लिबरेटेड होंगे, और फिर एग्जिस्टेंस ही आपको गाइड करेगी, और कम से कम आप खुश रहेंगे।